देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारत का संविधान, जो कि हर भारतीय का ग्रंथ है, एक सभी की इसमें पूर्ण रूप से आस्था है। किसी भी सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी वहाँ पर माइनॉरिटी में है, मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो बैकवर्ड जो क्लासेस में के जो लोग हैं किसी भी सोसाइटी में, अगर उस देश का संविधान उनकी अगर बात करता है, उनके लिए अगर राइट की बात करता है, तो वो संविधान एक सफल संविधान हम उसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी संविधान अगर असफल रहता है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो वहाँ पर माइनॉरिटी जो क्लासेस हैं उनको छोड़ दिया गया। जैसे कि नेपाल में हुआ। नेपाल में जो 2006 के आसपास जो वहाँ पर संविधान बना, जो पहले एक संविधान उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने जो वहाँ के माओइस्ट थे उनको शामिल नहीं किया था। तो लेकिन उनको फिर बाद में जो है संविधान जो है फिर से बनाना पड़ा, वो संविधान अप्लाई नहीं हो सका। इसी तरीके से बहुत सारे देशों का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर किसी ना किसी एक कम्युनिटी को जो है छोड़ दिया गया, उनको ये मान लिया गया ये तो जो है क्या कहते हैं माइनॉरिटी में है, थोड़ी सी संख्या में है, और ये तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं वो संविधान फिर उस कम्युनिटी द्वारा जो है नहीं माना जाता, और ऐसा जो है फिर वो संविधान सफल सिद्ध नहीं होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, तो ऐसी बहुत सारी माइनॉरिटी क्लासेस हम देख सकते हैं। और लेकिन आज हम किसी भी चाहे वो बहुत थोड़ी सी संख्या में लोग हैं, चाहे वो बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है, वो सभी का ये एक ही मुंह पर ये लफ्ज रहता है, ये एक वर्डिंग्स हमको देखने को मिलता है कि उनकी जो है भारत के संविधान में जो है पूर्ण रूप से आस्था है, और भारत के संविधान से वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उसमें उसके जो वैल्यूज हैं, उसकी जो बातें हैं, उसमें जो है पूर्ण रूप से वो आस्था अपनी प्रकट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस संविधान के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, किस रूप में ये बना, किन परिस्थितियों में बना। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम पर जो पार्टीशन भारत को झेलना पड़ा, भारत का विभाजन हुआ, और उस विभाजन में जो है लाखों लोग मारे गए। उन सारी परिस्थितियों में जो है संविधान सभा जिसने संविधान बनाया, वो काम कर रही थी, वो भारत के लिए एक नए भारत के लिए संविधान बना रही थी। तो उसके बारे में हम सब इसके बारे में जो है बात करेंगे, इस सब के बारे में। तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो संविधान के बारे में पहले भी बात रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय ने जो है पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक होनी चाहिए, एक जो भारत के लिए संविधान बनाए, ऐसी डिमांड जो है रखी थी उन्होंने। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी थी। ठीक है, उसके बाद में 1938 में भी जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ही जो है ये डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। और उसके बाद देखिए मैंने ये स्लाइड जो बनाई है उसमें हिंदी मीडियम का भी है, तो आप उससे भी जो है क्या कहते हैं, आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसको नोट करते चलेंगे। तो इसके बाद जो है 1940 में अगस्त ऑफर के रूप में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस डिमांड को मान लिया गया, जो है प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से इसको। और इसमें ये कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस उनको दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वशासन। इसमें देखिए होता ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होगी वो इंडियन जो भारतीय हैं वो अपनी सरकार चुनेंगे, अपना शासन जो है चलाएंगे, लेकिन ये सब कुछ जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा। ठीक है, भारत को जो है मतलब ऐसी स्थिति में जो है ब्रिटिश टेरिटरी का ही पार्ट इसको माना जाता है। तो इस तरीके से डोमिनियन स्टेटस की बात जो है की गई, और इसी के साथ जो है एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने की बात स्वीकारी गई थी। ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये
इसलिए लाया गया था ताकि जो है इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हो चुका था उसमें वो भारतीयों की जो है सपोर्ट चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अगस्त ऑफर दिया था। लेकिन इसको मानने से जो है मना कर दिया था, इसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक, इसके बाद 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस की ही बात की गई थी। इसमें अगस्त प्रस्ताव में जो बात की गई थी उससे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं था। इस वजह से इस प्रस्ताव का काफ़ी जो है विरोध किया गया। कांग्रेस और गांधी जी ने इसको लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक इसको बताया और इसके अलावा इसको मुस्लिम लीग ने भी मानने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी मांग जो थी भारत के विभाजन की उसको इसमें नहीं स्वीकार किया गया था। इसके अलावा पृथक निर्वाचन मंडल को भी इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरे तरीके से अनसक्सेस रहा और क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। देखिए, इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। यह आया था 24 मार्च 1946 को। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनके अलावा 2 मेंबर इसमें और थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AP अलेक्जेंडर। तो इस तरीके से टोटल 3 मेंबर थे, 3 लोग थे इसमें। और इसने अपनी 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट इसमें दी, जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश जो इंडिया था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिलाकर एक यूनियन का जो है गठन होगा, एक इंडियन यूनियन का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट ये शामिल होंगे। और इसके अलावा एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया जाएगा, जो कि भारत का संविधान लिखेगी। और संविधान निर्माण होने तक जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी। तो इस तरीके का प्रस्ताव इसमें रखा गया था और ये सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, सभी पार्टीज ने इसको मान लिया था। ठीक है, तो इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। और इसके बाद फाइनली इन इलेक्शंस के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे। इसमें जो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो गठित की गई थी उनके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा इनका चुनाव किया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव जो प्रोविंसेस थे उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर ने किया था। तो इस तरीके से जनता ने सीधे सीधे इन लोगों को नहीं चुना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को सीधे सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि जो राज्यों की विधानसभाएं थीं उनके मेंबर्स के द्वारा इनको चुना गया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्शंस था ये। और इस तरीके से जुलाई में जो है इलेक्शंस होते हैं और फाइनली नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया जाता है। देखिए, इंडिया का मैप है, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। भारत का विभाजन हुआ था उसके पहले का मैप है ये जो पिंक वाला पार्ट हम देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, ये पिंक वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इन एरिया में कोई ना कोई राजा का शासन था, यहाँ पर किसी न किसी राजा का शासन था यहाँ पर। तो भारत से विभाजन से पहले जो यहाँ पर जो रजवाड़े थे, इनमें जो राजा थे, करीब पूरे भारत भर में 565 रियासतें थी, 565 राजा थे, मतलब ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पर सीधा सीधा ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जो येलो वाला पार्ट है। तो इस तरीके से इनमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्शंस होने थे, इनमें 389 मेंबर्स को टोटल को चुना गया था पूरे इंडिया से। प्रिंसली स्टेट भी शामिल है इसमें और ब्रिटिश इंडिया के भी शामिल है। और ब्रिटिश इंडिया से जो लोग चुने जाने थे उनकी संख्या थी 296 ब्रिटिश वाले पार्ट से, और 93 मेंबर्स चुने जाने थे प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम ब्रिटिश इंडिया से 296 में से सीधे सीधे जो लेजिस्लेचर से चुने गए थे वो 292, और 4 जो थे प्रोविंसेस, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जैसे कि इनमें था दिल्ली था, कुर्ग था,
बलूचिस्तान और अजमेर। तो ये 4 ये इस तरीके से प्रोविंसेस थे। ठीक है, तो इनमें ये 296 ब्रिटिश इंडिया और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर आने थे। यहाँ पर ये जो सीटें थी वो इलेक्शन के थ्रू भरी गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने इन लोगों को चुना, इन मेंबर्स को। और प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 जो मेंबर्स थे, ये इनको रखा गया था कि जो यहाँ के जो राजा हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। यहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पर जो राजा हैं वो अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजेंगे। इन्होंने भेजा नहीं था, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा ठीक है, इसके अलावा देखिए ये 10 लैक्स की पॉपुलेशन पर एक मेंबर आना था। ठीक है, डिवाइडेशन इस तरीके से हुआ था कि एक वो टेरिटरी जो 10 लाख की पॉपुलेशन है उस पर एक मेंबर होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पूरे इंडिया का। ठीक है, तो ये मैप है। और तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया कि जो प्रोविंसेस मेंबर थे वो इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। और प्रिंसिपल स्टेट्स का जो था वो नॉमिनेशन या कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसमें जो है जो जुलाई और अगस्त में जो इलेक्शन हुए थे उसमें फाइनली जो रिजल्ट था वो था कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और 15 मेंबर्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी के अंडर में नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, वो 93 आने थे, ये वैकेंट रहे। ठीक है, ये राजाओं ने अपने मेंबर्स नहीं भेजे थे संविधान सभा में। उनका ये मानना था, वो चाह रहे थे कि वो अपने अपने एरिया में खुद का अपना शासन होगा, वो भारत में जो है मर्ज नहीं होंगे। और वो अपना खुद का शासन चाहते थे कि हमारा खुद का अपना एक अलग देश होगा, जैसे हैदराबाद का निज़ाम था वो अपना चाहता था, जूनागढ़ का था। तो इस तरीके से राजा ही अपने अपना चाहते थे कि हमारे अपना अपना खुद का जो है अलग कंट्री होगा। तो इस तरीके से तो ये इनका मन में इस तरीके से तो इन्होंने अपने मेंबर्स नहीं भेजे थे, तो ये वैकेंट रहे थे। तो इस तरीके से टोटल जो है 389 सीटें थी। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रत्येक जो प्रांत था उसको 3 समुदायों में उनको बांटा गया, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन थी उनके प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और इसके अलावा जो इलेक्शंस का जो मेथड था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, तो जो पीआर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो पीआर सिस्टम इसमें फॉलो किया गया था। हम आगे पढ़ेंगे इलेक्शन वाले चैप्टर में कि क्या मेथड है ये। ठीक है, तो और इसके अलावा फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फॉर्म होती है, बनती है। और जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सभी एकत्र होते हैं एक छत के नीचे। एक जो एक हॉल था उसमें ऐसे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और संविधान बनाने की बात करते हैं कि संविधान बनाने के लिए सभी एकत्र होते हैं। तो देखिए फर्स्ट मीटिंग जो होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें जो सबसे सीनियर जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको उसी दिन के लिए, ठीक है, ये इनको एक जो है प्रेसिडेंट जो है चुन लिया जाता है इनको। ठीक है, इसमें अभी ये परमानेंट नहीं चुने गए थे बल्कि उसी दिन के लिए कि नेक्स्ट मीटिंग होगी तब हम अपना परमानेंट चुनेंगे। अभी सबसे सीनियर है तो इनके सम्मान के लिए इनको प्रेसिडेंट उस दिन मान लिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद फिर मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, सेकेंड मीटिंग होती है। तो उस दिन वे अपना फाइनली जो है प्रेसिडेंट चुनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो कि बाद में जो है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। यहाँ जो प्रेसिडेंट ये लिखा गया है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, वो भारत के प्रेसिडेंट बाद में बने थे। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी, इनको जो शॉर्ट में बोला जाता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनका पूरा नाम है SC मुखर्जी, इनको शॉर्ट में कहा जाता है, तो आप उसी तरीके से याद रखिएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ही चुने गए थे। इसके अलावा जो लीगल एडवाइज़र थे, जो सलाहकार थे, वो BN राव को चुना गया था। फिर 2 दिन बाद फिर से मीटिंग होती है, थर्ड मीटिंग इनकी 13 दिसंबर 1946 को। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, वो प्रस्तुत किया जाता है
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यही बाद में जाकर भारत का जो प्रियम्बल था वो बनता है। भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वही फाइनली जो है बनती है। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाया जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सभी बातें शामिल थी कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। उसका मतलब एक ये ब्लूप्रिंट था एक तरीके का, कि मतलब वो संविधान हम कैसा बनाएंगे, हमारा लक्ष्य कैसा होगा, ठीक है। जो हमारे गोल होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो हमारा एम है वो क्या होगा, ठीक है। वो सभी बातें इसमें एक एक मोटा मोटा खाका, जो हम जैसे कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका तैयार कर लिया जाता है, तो इस तरीके से इसमें ये तैयार कर लिया गया था। तो इसमें ये सभी बातें शामिल थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि हम कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देश का विभाजन होता है, पार्टीशन होता है। तो इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है अभी पाकिस्तान के लिए। अब चूंकि पहले जो 389 वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो पार्टीशन से पहले की थी। पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो बाद में बना, वो पहले भारत का ही पार्ट थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें वहाँ के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी उसमें जो शामिल थे, 389 की जो बनाई गई थी। अब चूंकि देश का पार्टीशन होता है तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हट जाएंगे अब इसमें से, 389 में से, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग से बनी। तो अब जो मेंबर जो जो कम हो जाते हैं, कम होने के बाद टोटल रह जाते हैं, पहले 389 थे, अब रह जाते हैं 299। 299 में से, जिसमें से 229 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बाकी 70 जो थे वो जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से 299 की अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, द्वारा जो है ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई जाती है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जो संविधान को लिखेगी, मतलब अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए। तो उन कमेटियों के द्वारा जो भी जिन अलग अलग इश्यूज़ पर जो कमेटियां बनी थी वो अपना अपना काम करेंगी, और उसको फिर एक फाइनल फॉर्म में जो है लाना, उसको ड्राफ्ट करना, ये काम किसका था? ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। काफ़ी सारी कमेटियां बनाई गई थी, उन्हीं कमेटी में से एक कमेटी क्या थी, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इसी वजह से इनको संविधान निर्माता इनको बोला जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो इस तरीके से इन्होंने जो है 4 नवंबर 1948 को जो है फर्स्ट रीडिंग, इन्होंने जो फाइनल ड्राफ्ट जो है तैयार करके इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है क्लॉज बाय क्लॉज 15 नवंबर 1948 को, और थर्ड रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो 4 नवंबर 1949 को। और इस तरीके से फिर फाइनली हमारे सामने 26 नवंबर ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर हमारे सामने होता है पूरे तरीके से। और इसको डिक्लेयर पास, इसको जो है पास संविधान सभा के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, इनएक्ट इसके कुछ पार्ट जो है, कुछ आर्टिकल इसके जो है वो लागू कर दिए जाते हैं। पूरा संविधान अभी लागू नहीं किया गया 26 नवंबर को, ठीक है। ये लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस दिन इस पर जो है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग थे वो साइन करते हैं। 299 जैसे कि अभी हमने बात की थी टोटल मेंबर जो थे। अब इसमें से टोटल जो साइन करने वाले हैं उस टाइम पे एट प्रेजेंट 284 इस पर साइन 284 मेंबर्स इस पर साइन करते हैं। पहले साइन जो किए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा साइन किए गए थे, जिसकी ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की।
और तो इस तरीके से ये संविधान हमारे सामने आता है। देखिए, जो संविधान हमारे सामने बनकर सामने आता है उसमें 395 टोटल आर्टिकल होते हैं, अब बढ़ गए हैं उसमें, और 8 शेड्यूल उसमें होते हैं और 22 पार्ट्स। ठीक है। और टोटल जो टाइम इसमें स्पेंड हुआ था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। और लागू कब हुआ ये? 26 जनवरी 1950। तो देखिए, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि जब ये 26 नवंबर 1949 को जो है, जब संविधान बनकर तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सिग्नेचर भी कर दिए, तो फिर इसको इतना टाइम क्यों लिया? इसको मतलब 1 महीना और क्यों 2 महीने क्यों इसको जो है डिले किया? भाई इसको जब ही क्यों नहीं फिर जो है लागू कर दिया सभी आर्टिकल से, इसको पूरे संविधान को क्यों इसको लागू नहीं कर दिया? तो देखिए, इसके पीछे का एक रीज़न है। अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको बात करते हैं कि क्या ऐसा कारण था। तो देखिए, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में हम बात करते हैं। तो जो लॉर्ड ब्रिकिम हेड थे, उन्होंने इंडियंस को ये कहा था कि इंडियंस के बस की नहीं है संविधान बनाना। ठीक है, ये संविधान नहीं बना सकते क्योंकि इनके तो अपने बहुत सारे क्राइसिस हैं। जो कम्युनल वायलेंस है, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस की आपस में बनती नहीं, और क्या कहते हैं SC जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको लेकर बहुत सारे विरोधाभास हैं। तो मतलब ये संविधान ये बना ही नहीं सकते अब। तो ये बड़ा चैलेंज था इंडियंस के सामने। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सभी दलों की आपसी एक सहमति जो है बनाई गई, तैयार की गई, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मई 1928 को एक नेहरू समिति जो है वो गठित की गई। ठीक है। अब ये समिति काम करती है और जुलाई 1928 को अपनी रिपोर्ट जारी करती है, रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है अगस्त 1928 को। ठीक है, इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें भारत का संविधान कैसा होगा उसके ब्लूप्रिंट, उसके खाका जो है उसमें रखा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चैलेंज किया था कि देखिए, भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान इस तरीके से होगा। इसी के साथ साथ डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें अभी तक भी ऐसा नहीं कह रहे कि हमें पूरी तरीके से आज़ाद कर दीजिए, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, और भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उसकी भी इन्होंने बात सामने रखी। तो ये एक सटीक जवाब था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो उन्होंने कहा था कि भाई ये अपना संविधान बना नहीं सकते। तो जो मुस्लिम थे, सिख्स जो थे, और हिंदुओं के अंदर जो भी ग्रुप्स थे, तो मतलब उनका एक समाधान था पूरे तरीके से। लेकिन इसमें हुआ ये था कि जिन्ना ने इसको जो है मानने से मना कर दिया था। थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को इसमें थोड़ा मौका मिल गया था। तो अब कांग्रेस के द्वारा फिर क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स को ये चैलेंज किया कि या तो आप अब इस रिपोर्ट को मानिए, इसको आप जो फॉलो कराइए। ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस रिपोर्ट को, तो हम आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 तक अगर आपने हमारी जो ये जो रिपोर्ट है अगर इसको स्वीकार नहीं किया, तो हम सामान्य अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चैलेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है। 31 दिसंबर आती है, चली जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। ठीक है, अब 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इसको लागू करे। नहीं होता, रात के 12 बज जाते हैं। तो ठीक है, अब कांग्रेस डिसाइड कर लेती है अब नहीं चाहिए हमें डोमिनियन स्टेटस। पहले तो हम चले डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, संविधान बनाएंगे अपना, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब तो डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता अब हमको चाहिए। अब ये ध्येय जो है बना दिया जाता है, और जो ये लाहौर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति का जो है इसमें प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि अब हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ बड़ी खुशी में जो है 31 दिसंबर की ही
मध्य रात्रि में, रात को 12 बजे के बाद बड़ा खुशी का जश्न का माहौल होता है और रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं तभी कि आने वाली जो 26 जनवरी जो आएगी उसमें हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसको के रूप में हम इसको मनाएंगे। देखिए मतलब ये भी मान लिया कि अब तो हमने जो ये ध्येय मान लिया है पूर्ण स्वतंत्रता का, तो 26 जनवरी का दिन जो है 1930 का ये डिसाइड करते हैं कि हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस उस दिन बनाएंगे। तो इस तरीके से 26 जनवरी 1930 को ये दिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद से कांग्रेस हर साल इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। तो इसी दिन को एक यादगार रूप के रूप में रखने के लिए कांग्रेस ये चाहती थी कि हम जो अपना संविधान है, हम 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इस दिन को हम याद रखें आगे भी और एक रिपब्लिक डे के रूप में इसको बनाएं और इसी दिन हम अपना संविधान लागू करें। इस वजह से 26 जनवरी 1950 का दिन ये रखा गया कि इस दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में आगे मनाया करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उससे करीब 1 महीने पहले इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई को। इसके अलावा जो नेशनल एंथम है हमारा राष्ट्रीय गान, उसको संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा जो नेशनल सॉन्ग है राष्ट्रीय गीत, उसे भी 24 जनवरी 2 दिन पहले ही। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने, वो भी 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। और 24 जनवरी 1950 को ही लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, लास्ट मीटिंग थी ये। ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी, कितनी हुई थी? टोटल 11 मीटिंग हुई थी, 11 सेशन इनके चले थे। तो ये कुछ बातें थी मेन जिनके बारे में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बारे में हमने जो बात की। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें जुटाया जा सकता है। तो ये मेजर चीज़ें थी। अब इसके बारे अब बात करेंगे हम फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।